सबसे पहले न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस के बारे में यहाँ पे बात करते हैं। और न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस के अंदर यहाँ पे समझिए कि such reactions in which stronger nucleophile displaces, तो ये ध्यान रखिएगा, stronger nucleophile की बात हो रही है, displace कर रहा है weaker nucleophile को, are called as nucleophilic substitution reactions। तो ये यहाँ पे एक न्यूक्लियोफाइल है जो कि यहाँ पे X को रिप्लेस कर रहा है, तो ये न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन हो गया। ये वीकर न्यूक्लियोफाइल है और ये स्ट्रॉन्गर न्यूक्लियोफाइल है। द एटम, अ ग्रुप ऑफ एटम यानी कि हैलाइड आयन इन प्रेजेंट केस which departs with its bonding pair of electron is called leaving group। तो ये जो आपका एल्काइल हैलाइड यहाँ पे निकल गया है, दिस इज कॉल्ड एज व्हाट, लीविंग ग्रुप। और लीविंग ग्रुप किस ऑर्डर में डिपार्ट करता है? सबसे तेज आयोडाइड, क्योंकि बॉन्ड लेंथ बड़ी होती है। आप R और X ये बॉन्ड लेंथ को देखिए, आयोडीन में सबसे बड़ी होगी तो आयोडाइड सबसे तेज डिकम्पोज होंगे, फिर ब्रोमाइड, फिर क्लोराइड, फिर ये आयोडाइड। और यही ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी है। अगर आप ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी की बात करें तो सबसे तेज रिएक्टिव क्या है? हेलो एल्केन्स, सॉरी आयोडो एल्केन्स, फिर ब्रोमो एल्केन्स, क्लोरो एल्केन्स एंड फ्लोरो एल्केन्स। एल्काइल फ्लोराइड सबसे कम रिएक्टिव है और एल्काइल आयोडाइड सबसे ज्यादा रिएक्टिव है। अब न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस दो तरीके के होते हैं, एक होते हैं SN1 और एक होते हैं आपके SN2। तो यहाँ पे हम सबसे पहले SN2 रिएक्शंस को समझते हैं। देखिए, सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन, अगर आप रिएक्शन की बात करें तो सिंपल हम यहाँ पे एक रिएक्शन फ्रेम कर लेते हैं कि हमने CH3Cl लिया और इसमें एक न्यूक्लियोफाइल ऐड किया OH नेगेटिव, और ये क्या करेगा? आप NaOH ले सकते हैं, KOH ले सकते हैं, ये आपकी मर्जी है। आप यहाँ पे NaOH भी लिख सकते हैं, एक्वस। तो क्या होगा? इधर H हटेगा, Cl हटेगा और उसकी जगह क्या आ जाएगा? OH, और ये लीविंग ग्रुप हो गया। तो ये जो रिएक्शन है इसका जो रेट लॉ है वो आपका ये है, यानी कि आप इसे कह सकते हैं R इज इक्वल टू K, जैसा काइनेटिक्स में आप पढ़ते थे। कंसंट्रेशन एल्काइल हैलाइड पे तो डिपेंड करेगी, बट यहाँ पे आपका OH जो है नेगेटिव उस पर भी करेगी, जो न्यूक्लियोफाइल की कंसंट्रेशन है। तो सेकेंड ऑर्डर तभी है क्योंकि यहाँ पे अगर आप देखो ये पावर 1 है, ये पावर 1 है, तो ऑर्डर यहाँ पे क्या हो जाएगा? 2। So this is substitution nucleophilic second order reaction, और बायोमोलिकुलर रिएक्शन भी आप कह सकते हैं क्योंकि मॉलिक्युलरिटी 2 है यहाँ पे। तो दो मॉलिक्यूल किस तरीके से रिएक्ट कर रहे हैं, ये रेट लॉ फॉलो हो रहा है। और OH नेगेटिव यहाँ पे इनकमिंग न्यूक्लियोफाइल है, ये रिएक्टेंट है, ये रहा इनकमिंग न्यूक्लियोफाइल, और ये मिथाइल फ्लोराइड का स्ट्रक्चर बनाया हुआ है। तो मिथाइल फ्लोराइड का ये स्ट्रक्चर यहाँ पे बना है। देखिए, दो वैलेंसीज तो सिंगल लाइन है, जो सॉलिड लाइन कहते हैं हम जिसे, वो प्लेन ऑफ पेपर में है। ये जो डॉटेड आप देख रहे हैं ये बिलो द प्लेन ऑफ पेपर है और ये अबव द प्लेन ऑफ पेपर है। तो इस तरीके से 3D स्ट्रक्चर रिप्रेजेंट किए जाते हैं। तो आपने देखा जब ये OH नेगेटिव यहाँ अटैक करेगा इस कार्बन पे, तो इस कार्बन पे आपकी एक वैलेंसी यहाँ से OH अपना बॉन्ड बनाना शुरू हो गया और Cl जो है इसका बॉन्ड टूटना शुरू हो गया। बाकी ये 3 H आप देख सकते हैं किस तरीके से आपके जुड़े हुए हैं। तो ये ट्रांजिशन स्टेट कहलाती है, अनस्टेबल होती है ये। दिस इज ट्रांजिशन स्टेट एंड दिस इज अनस्टेबल। तो ये अनस्टेबल आपकी होती है। अनस्टेबल क्यों? क्योंकि कार्बन की वैलेंसी यहाँ पे कितनी हो गई? 5, 1, 2, 3, 4 और ये 5। तो इस तरीके से पेंटावेलेंट हो गया, जो कि रिकमेंडेड नहीं है यहाँ पे। और फाइनली आपने देखा Cl जो है ये बॉन्ड टूट गया, ये लीविंग ग्रुप हो गया, आउटगोइंग न्यूक्लियोफाइल लीविंग ग्रुप, और OH जो है वो इधर से आ गया, तो मेथनॉल आपका प्रोडक्ट बन गया। तो SN2 रिएक्शंस आर कंसर्टेड रिएक्शंस। Now what do you mean by concerted? वो रिएक्शंस जो कि आपकी सिंगल स्टेप में हो रही है।
वैसे सिंगल स्टेप रिएक्शंस को हम एलिमेंट्री रिएक्शंस भी बोलते हैं काइनेटिक्स में। ट्रांजिशन स्टेट को अगर आप ऑब्जर्व करें तो सेंटर में जो ये आपकी ट्रांजिशन स्टेट है, ये स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर, the carbon atom is bonded to 5 atoms and thus transition state is unstable and hence cannot be isolated. इसलिए आप इसको आइसोलेट नहीं कर सकते। In transition state, carbon atom is bonded to 5 atom, तो ये unstable है। In SN2 reactions are always accompanied by inversion of configuration, ये बड़ी important चीज है, inversion of concentration. Just as the same way as an umbrella turns inside out in strong wind. और ये जो इन्वर्जन है इसको हम वाल्डेन इन्वर्जन के नाम से जानते हैं। तो इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन से क्या मतलब है? अगर आप इधर देखें तो Cl किधर था, इस तरफ। जब OH ने बॉन्ड बनाया और Cl निकल गया तो OH किधर आ गया, इधर। तो अगर अम्ब्रेला जो है बिल्कुल ठीक उल्टा हो गया, तो ये मतलब इधर जो हैंडल था ये उल्टी तरफ आ गया, तो आप कह सकते हैं अम्ब्रेला इन्वर्ट हो गया। तो ये इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन है। कॉन्फ़िगरेशन मींस Cl यहाँ पे था, बाकी 3 H जैसे जुड़े थे वैसे ही आपके हैं, लेकिन OH इस तरफ आ गया जैसे Cl लीव आउट कर गया। तो दिस इज कॉल्ड एज इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन, और इसे वाल्डेन ने ऑब्जर्व किया था, तो वाल्डेन इन्वर्जन के नाम से जानते हैं इस इन्वर्जन को। The overall order of reactivity in SN2 is methyl halide, तो यहाँ बनाते जाते हैं मिथाइल हैलाइड, मतलब ये CH3 हो गया 3H, ये ज्यादा रिएक्टिव है प्राइमरी अल्काइल हैलाइड से। नाउ व्हाट डू यू मीन बाय प्राइमरी अल्काइल हैलाइड? कार्बन बनाइए, एक कार्बन एटम यानी कि एक अल्काइल ग्रुप यहाँ लगा दीजिए, एक H हटा के, और यहाँ पे हेलोजन होगा आपका। हेलोजन एटम चलिए Cl ले लेते हैं, आप कोई भी हेलोजन ले सकते हैं। ग्रेटर देन सेकेंडरी अल्काइल हाइड, तो कार्बन एटम ऊपर H, इधर अल्काइल ग्रुप और इधर अल्काइल ग्रुप और इधर हेलोजन। हेलोजन सेम रखिए ताकि लीविंग ग्रुप आपका एक सा रहे, और टर्शरी मींस तीनों कार्बन एटम पे आपका अल्काइल ग्रुप। तो ये टर्शरी अल्काइल हाइड हो गया। सो दिस इज मिथाइल, ये तो मिथाइल हो गया आपका, बट ये भी प्राइमरी है, एक कार्बन एटम से हेलोजन जुड़ा है। दिस इज आल्सो प्राइमरी, दिस इज सेकेंडरी एंड दिस इज टर्शियरी। सो सबसे तेज रिएक्टर यहाँ पे मिथाइल क्लोराइड है। रीजन ये है कि प्रेजेंस ऑफ बल्की सब्सटेंट्स ऑन और नियर द अल्फा कार्बन एटम। व्हाट इज अल्फा कार्बन एटम? जहाँ पे आपका हेलोजन एटम प्रेजेंट है, हेलोजन जिस कार्बन पे प्रेजेंट है दैट इज अल्फा कार्बन एटम। तो यहाँ पे लिखा है कि अगर बल्की सब्स्टिट्यूएंट्स यानी कि अल्काइल ग्रुप आप कह सकते हैं, ऑन और नियर किसके अल्फा कार्बन एटम के, टेंड टू हिंडर और ब्लॉक द अप्रोच ऑफ न्यूक्लियोफाइल टू द अल्फा कार्बन एटम, और इसको हम स्टीयरिक हिंड्रेंस बोलते हैं। दस मेक्स द रिएक्शन डिफिकल्ट टू अकर। अब सोचिए यहाँ पे इस कार्बन एटम पे आपका अटैक करने आ रहा है OH नेगेटिव, तो डिपेंड करेगा यहाँ रिपल्शन के लिए, अगर एल्काइल ग्रुप होंगे तो ये रिपेल हो जाएगा। एक एल्काइल ग्रुप है थोड़ा कम रिपल्शन है, दो एल्काइल ग्रुप है 2H की जगह थोड़ा ज्यादा रिपल्शन है, और तीनों एल्काइल ग्रुप है 3H की जगह तो सबसे ज्यादा रिपल्शन है। तो इसलिए जितना रिपल्शन होगा उतना इसकी अप्रोच कम हो जाएगी, उतना ये बॉन्ड कम बनेगा, उतना क्या होगा, रिएक्शन आगे की तरफ कम प्रोसीड करेगी। तो ये जो हिंड्रेंस है, 3 एल्काइल ग्रुप अगर H की जगह होते और इसको रिपेल कर रहे होते तो इसको हम क्या बोलते हैं, स्टीयरिक हिंड्रेंस। तो स्टीयरिक हिंड्रेंस, ग्रेटर द स्टीयरिक हिंड्रेंस लोअर इज द रिएक्शन, तो रिएक्शन उतना ही स्लो हो जाएगा। इसको डायग्रामेटिक एक और तरीके समझिए, देखिए ये सेंटर में कार्बन है, यहाँ पे 3H है, न्यूक्लियोफाइल यहाँ पे अटैक करने आ रहा है, ठीक है, आराम से कर लेगा, ठीक है। ये रिएक्शन का एक नंबर बता रखा है, कितनी तेजी से कितना टाइम में ये रिएक्शन, तो रिलेटिव रेट मतलब टाइमिंग आप इससे मान सकते हैं। ये न्यूक्लियोफाइल जो अटैक हो रहा है ये यहाँ पे आपका मतलब ये इसके रेट को मान लो कि ये 30 टाइम्स तेज चल रही है रिएक्शन, और यहाँ पे क्या हुआ, रेट थोड़ा स्लो हो गया क्योंकि एक एल्काइल ग्रुप आ गया CH3,
तो CH3 आए, बाकी 2 H रह गए, इस H की जगह हमने बस CH3 लिख दिया, तो ये इसको रिपल्शन होना शुरू हो गया, तो रेट थोड़ा कम हो गया। अब आपने क्या किया, एक और H हटा दिया ये वाला और उसकी जगह एक और एल्काइल ग्रुप लगा दिया, ये वाला H तो लगा हुआ है, ये सॉलिड वाला, इसकी जगह एक और मिथाइल ग्रुप आ गया, तो रिपल्शन और तेज हो गया, इसको न्यूक्लियोफाइल नहीं पहुंच पाया, रेट और कम हो गया। और जब आपने इस H की जगह भी एल्काइल ग्रुप लगा दिया तो रेट हो ही नहीं रहा, रिएक्शन ही नहीं हो रहा, क्योंकि रिपल्शन इतना स्ट्रॉन्ग है कि न्यूक्लियोफाइल यहाँ तक पहुंच ही नहीं पा रहा है, ये वाला बॉन्ड बन ही नहीं पाएगा, ये वाला न्यूक्लियोफाइल और कार्बन के बीच में, तो वहां पे क्या होगा, रिएक्शन होगा ही नहीं, तो यह मिनिमम होगा, बहुत जीरो आप लीस्ट कह सकते हैं। इसीलिए अगर आपसे SN2 रिएक्शन में ऑर्डर ऑफ रिएक्शन पूछे तो आइडेंटिफाई करिए एल्काइल ग्रुप कहाँ बिल्कुल नहीं है, और जहाँ सबसे ज्यादा है टर्शरी में वो सबसे स्लो है, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी। स्टीरियो केमिकल एस्पेक्ट क्या है SN2 रिएक्शन का? SN2 रिएक्शन का स्टीरियो केमिस्ट्री से मतलब है कि अगर आपकी अल्काइल हैलाइड ऑप्टिकली एक्टिव है, देखिए ये जो कार्बन एटम है ये आपका क्या कहते हैं, किराल कार्बन एटम है, किराल कार्बन एटम एस्ट्रिक लगा देते हैं यहाँ पे। देखिए चारों वैलेंसी में अलग अलग चीज है, एक वैलेंसी में मिथाइल जुड़ा हुआ है, एक वैलेंसी में Br जुड़ा है, एक वैलेंसी पे ये वाला हेक्साइल ग्रुप जुड़ा है, और एक पे यहाँ पे हाइड्रोजन जुड़ा है। तो इस तरीके से अगर यहाँ पे NaOH का OH नेगेटिव यहाँ अटैक करने आता है तो आपने देखा Br तो निकल जाएगा और OH यहाँ पे अटैक कर जाएगा, OH अटैक करेगा तो ये ऑक्टेनॉल आपका बन गया, तो ऑक्टेनॉल आपका बन गया ये ब्रोमो ऑक्टेन से, तो लीविंग ग्रुप ये आपका निकल के आ गया। तो अगर यहाँ पे ऑप्टिकली एक्टिव एल्काइल हाइड है तो ये जो इन्वर्जन हो रहा है, यहाँ पे जो कॉन्फ़िगरेशन वर्ड हम यूज करते हैं ना, ये किसके लिए करते हैं, ये हम करते हैं ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म में, यानी कि स्टीरियो आइसोमेरिज्म में। तो स्टीरियो आइसोमेरिज्म में आपका ये कहलाएगा आपका इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन, ये बात ध्यान रखिएगा, इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन एट द एसिमेट्रिक सेंटर। तो जो अल्फा, ये जो एसिमेट्रिक कार्बन एटम है, यहाँ पे आप देख सकते हैं वो जो है वो आपका इस तरफ आ गया यहाँ से। It may be noted that the reactant and the product are most of SN2 reactions are not enantiomers. ये enantiomer नहीं है, enantiomer क्या होते हैं, एक दूसरे की मिरर इमेज होते हैं, अब यहाँ Br है, यहाँ OH है, तो ये enantiomers तो बिल्कुल नहीं है। enantiomers वो ऑप्टिकल आइसोमर्स होते हैं जो एक दूसरे की मिरर इमेज होते हैं, तो आइसोमर भी कहीं से नहीं है। तो रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट, ये रिएक्टेंट है आपका और ये प्रोडक्ट है, पर ये एनेंटियोमर्स नहीं है। Therefore they may have same or opposite sign of optical rotation. इनमें से अगर आप ये देखें, ये माइनस साइन है, माइनस साइन मतलब ये लीवो रोटेटरी, और ये प्लस साइन हो गया तो ये डेक्सो रोटेटरी है, तो इनके साइन भी सेम हो सकते हैं, डिफरेंट हो सकते हैं, ऑप्टिकल रोटेशन आपके सेम या ऑपोजिट साइन के भी हो सकते हैं, मे बी ये लीवो तो ये भी लीवो, पर ये तो चांस की बात है, डेक्स्ट्रो या लीवो, बट नाम से आप देख लीजिए आइसोमर हो ही नहीं सकते। फॉर एग्जाम्पल इन प्रेजेंट केस -2 ब्रोमो ऑक्टेन और ये ऑक्टेनॉल के ऑपोजिट साइन ऑफ रोटेशन है, तब भी ये एनेंटियोमर नहीं है, क्योंकि एनेंटियोमर्स क्या होते हैं, एनेंटियोमर्स जो होते हैं वो एक दूसरे की मिरर इमेज होते हैं, और वो भी नॉन सुपर इम्पोजिबल। मेरे में ये मिरर इमेज बट नॉन सुपर इम्पोसिबल। अब आते हैं FN1 रिएक्शन पे। SN1 रिएक्शन था जनरली कैरिड आउट इन पोलर यानी कि प्रोटिक सॉल्वेंट, प्रोटिक मींस जो H पॉजिटिव दे सकता है। अब ये वाटर हो सकता है, अल्कोहल हो सकता है, एसिटिक एसिड हो सकता है, तो एसिडिक मीडियम आप कह सकते हैं। The reaction between tertiary butyl bromide and OH negative ions to yield tertiary butyl alcohol and bromide ion follows first order kinetics. तो नीचे जो आप रिएक्शन ये वाली देख रहे हैं, देखिए टर्शियरी अल्काइल हाइड है, OH नेगेटिव ने अटैक किया, Br नेगेटिव बाहर निकल गया और OH अंदर आ गया, तो ये टर्शियरी ब्यूटाइल अल्कोहल में बदल गया।
यहाँ पे अगर आप रेट लॉ देखें तो रेट लॉ आपका एल्काइल हैलाइड पे डिपेंडेंट है, तो आप कह सकते हैं कि R इज इक्वल टू आर एक्स। तो आर एक्स यहाँ पे एल्काइल हैलाइड है टर्शरी, दिस इज टर्शरी एल्काइलाइड। तो टर्शरी एल्काइलाइड जो है वो यहाँ पे आप देख सकते हैं इसी की कंसंट्रेशन पे डिपेंडेंट है, OH पे नहीं है। तो इट इज अ फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स, इसीलिए यहाँ पे लिखा है कि ये फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स है, दैट इज रेट ऑफ रिएक्शन इज डिपेंडेंट अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ टर्शरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड। तो ये कंसंट्रेशन ऑफ टर्शरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड पे ही आपका डिपेंडेंट है एज एंड इज इंडिपेंडेंट ऑफ OH नेगेटिव आयंस। तो OH नेगेटिव पे ये डिपेंडेंट आपका नहीं है, OH के इंडिपेंडेंट है। तो ये रिएक्शन है, इसके मैकेनिज्म को स्टडी करते हैं। यहाँ मैंने एल्काइलाइड लिख दिया है, यहाँ पे होनी चाहिए टर्शरी एल्काइलाइड, तो जनरलाइज्ड ये रेट लॉ है, और ऐसे भी आप लिख सकते हैं। देखिए अगर ये रिएक्शन है और इसके दो स्टेप हैं, तो दो स्टेप क्यों है? क्योंकि हर रिएक्शन के दो स्टेप कब होते हैं? क्योंकि ऑर्डर कितना है? फर्स्ट, लेकिन मॉलिक्युलरिटी तो दो है। जब भी ऑर्डर मॉलिक्युलरिटी बराबर नहीं होते तो इसका मतलब वो आपकी दो स्टेप में होगी। पीछे अगर आप रिएक्शन में देखो तो दो ही मॉलिक्यूल थे और दो ही आपके रिएक्टेंट्स, मतलब ऑर्डर भी आपका सेकंड था। ऑर्डर भी टू है और मॉलिक्युलरिटी भी टू है, दो मॉलिक्यूल आपके पार्टिसिपेट कर रहे हैं, तो इसीलिए सिंगल स्टेप रिएक्शन है ये। बट यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये दो स्टेप में आपका। तो पहला स्टेप आपका स्लो है जिसमें कि ये बॉन्ड टूटेगा, तो ये बॉन्ड आपका टूटेगा और Br नेगेटिव आपका अलग निकल गया, कार्बोकेटाइन यहाँ पे बन गया, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज है तो आप इसे टर्शरी ब्यूटाइल कार्बोकेटाइन के नाम से जानते हैं। और ये जो स्टेप है ये स्लो है, ये रिवर्सिबल भी है। जो स्लो होते हैं जनरली रिवर्सिबल होते हैं, और जो स्लोएस्ट स्टेप होता है मैकेनिज्म का उसको रेट डिटरमिनिंग स्टेप कहते हैं। तो दिस इज रेट डिटरमिनिंग स्टेप, जो भी स्लो स्टेप है वो, क्योंकि कोवेलेंट बॉन्ड को टूटने में टाइम लगता है। यहाँ पे जब ये कार्बोकेटाइन बनेगा तो तुरंत इस पे ये फास्ट स्टेप है आपका, दिस इज फास्ट स्टेप, तो OH नेगेटिव यहाँ पे अटैक करेगा और ये टर्शरी ब्यूटाइल अल्कोहल में कन्वर्ट हो जाएगा। तो देखिए ये स्टेप स्लो रिवर्सिबल है, दिस इज रिवर्सिबल, पर ये रिवर्सिबल नहीं है, फास्ट स्टेप कभी रिवर्सिबल नहीं होता है। The fast step is fast, this step is fast and it does not affect the rate of reaction. Fast step का reaction के rate पे कोई effect नहीं होता, सिर्फ slowest step का होता है। क्योंकि मान लीजिए 10 मिनट में रिएक्शन हो रही है और 8 मिनट यही वाला स्टेप खा गया, तो रेट कौन डिसाइड कर रहा है? जो रेट डिटरमिनिंग स्टेप, जो स्लोएस्ट स्टेप है। तो इसलिए इसको ध्यान में रखना है। तो जब भी आपसे मैकेनिज्म पूछा जाए तो ये कार्बोकेटाइन से प्रोसीड होता है, पीछे SN2 ट्रांजिशन स्टेट से प्रोसीड होता था, तो दोनों केस में आप यहाँ पे, और ये आपका टर्शरी एल्काइलाइड अच्छे से देते हैं SN1 रिएक्शंस। तो SN1 रिएक्शंस किससे प्रोसीड होते हैं? SN1 रिएक्शंस जो हैं वो कार्बोकेटाइन से आपके प्रोसीड होते हैं, कार्बोकेटाइन एज एन इंटरमीडिएट यहाँ पे। ग्रेटर द स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन मोर इजिली इट इज फॉर्म्ड। तो ये डिपेंड करेगा कि जो कार्बोकेटाइन यहाँ बन रहा है वो कितना स्टेबल है। इसकी जितनी ज्यादा स्टेबिलिटी उतनी ज्यादा आसानी से ये इसमें कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। तो स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन मोर इजिली इट इज फॉर्म्ड, हेंस फास्टर विल बी द रेट ऑफ रिएक्शन। तो सबसे ज्यादा स्टेबिलिटी यहाँ पे किसकी है? टर्शरी कार्बोकेटाइन की। तो समझते हैं आखिर ये क्यों है टर्शरी कार्बोकेटाइन। तो कार्बन आपने बनाया, यहाँ पे एल्काइल ग्रुप, इधर एल्काइल ग्रुप और इधर भी एल्काइल ग्रुप, और यहाँ पे क्या चार्ज है? पॉजिटिव। तो यहाँ पे प्लस इफेक्ट हुआ और प्लस इफेक्ट से यहाँ पे डेल्टा पॉजिटिव, डेल्टा नेगेटिव चार्ज, डेल्टा पॉजिटिव, डेल्टा नेगेटिव चार्ज, डेल्टा पॉजिटिव, डेल्टा नेगेटिव चार्ज। तीन नेगेटिव चार्ज इस पॉजिटिव चार्ज के मैग्नीट्यूड को कम कर देंगे, इसीलिए जितना कम आयन पे चार्ज होगा, ये देखिए कंप्लीट चार्ज है, ये पार्शियल चार्ज है, तो मैग्नीट्यूड ऑफ पॉजिटिव चार्ज क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा, जिसकी वजह से स्टेबिलिटी टर्शरी कार्बोकेटाइन की सबसे ज्यादा होगी, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज का मैग्नीट्यूड मिनिमम है। अगर आप यहाँ पे चेक करें सेकेंडरी एल्काइल हैलाइड में, यानी कि नीचे में एक R की जगह H लगा रहा हूँ, पॉजिटिव चार्ज है, प्लस इफेक्ट
प्लस इफेक्ट, डेल्टा पॉजिटिव, डेल्टा नेगेटिव, डेल्टा पॉजिटिव, डेल्टा नेगेटिव। तो यहाँ दो ही जगह से डेल्टा नेगेटिव चार्ज आ रहा है, तो थोड़ा सा चार्ज इससे ज्यादा होगा। जितना ज्यादा चार्ज उतना तेजी से अटैक होगा न्यूक्लियोफाइल का, न्यूक्लियोफिलिक अटैक होगा इस कार्बन पे। तो सबसे कम यहाँ पे चार्ज है तो सबसे देर से अटैक होगा, यहाँ और ज्यादा हो जाएगा। और अगर आप प्राइमरी कार्बोकेटाइन बनाते हैं, यानी कि कार्बन एटम पे एक ही एल्काइल ग्रुप है, बाकी दो जगह हाइड्रोजन, तो यहाँ पे अगर डेल्टा नेगेटिव चार्ज आएगा तो वो एक ही जगह से आएगा, यहाँ पे डेल्टा पॉजिटिव, और ये प्लस इफेक्ट से काम करेगा। मैक्सिमम पॉजिटिव चार्ज होगा तो सबसे ज्यादा तेजी से न्यूक्लियोफिलिक अटैक यहाँ पे होने वाला है। सो टर्शरी कार्बोकेटाइन ज्यादा स्टेबल है, ये ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी की बात मैं कर रहा हूँ, ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी, स्टेबिलिटी ऑर्डर है ये। टर्शरी ग्रेटर देन सेकेंडरी ग्रेटर देन प्राइमरी, और यहाँ पे अगर मैं मिथाइल का कार्बोकेटाइन डालूं तो यहाँ तो कोई प्लस इफेक्ट ही नहीं, सबसे ज्यादा चार्ज है, सबसे तेज रिएक्ट करेगा। तो इसीलिए जो टर्शरी अल्काइल हैलाइड्स हैं, सपोज यहाँ हैलोजन आप Cl लगा दो, तो टर्शरी अल्काइल हैलाइड्स सबसे ज्यादा आपके स्टेबल कार्बोकेटाइन बनाएंगे, इसीलिए ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी होगा टर्शरी अल्काइलाइड मोर रिएक्टिव देन सेकेंडरी। SN1 रिएक्शन के लिए सबसे तेज रिएक्टिविटी SN1 की में टर्शरी की है, फिर सेकेंडरी की है, फिर प्राइमरी की है, फिर मिथाइल हैलाइड्स की है। तो ये ऑर्डर बिल्कुल ठीक उल्टा है जो कि आपने पढ़ा है पीछे SN2 में। अगर आप SN2 का ऑर्डर आप देखोगे तो प्राइमरी ग्रेटर देन सेकेंडरी ग्रेटर देन टर्शरी है, तो दोनों के ऑर्डर बिल्कुल उल्टे हैं। यहाँ पे स्टीयरिक हिंड्रेंस की वजह से प्राइमरी सबसे तेज हो रहा है, और यहाँ पे कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी की वजह से टर्शरी अल्काइलाइड सबसे ज्यादा तेज चल रहा है। स्टीरियोकेमिकल एस्पेक्ट क्या है SN1 रिएक्शन का? तो SN1 रिएक्शंस के अंदर अगर आपका एल्काइल हैलाइड ऑप्टिकली एक्टिव है, then the product formed is racemic mixture। तो यहाँ पे रेसमाइजेशन होता है। पीछे क्या था? वाल्डेन इन्वर्जन, इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन SN2 में, और यहाँ पे अगर ऑप्टिकली एक्टिव एल्काइलाइड है तो SN1 रिएक्शंस के अंदर रेसमाइजेशन होता है, यानी कि फॉर्मेशन ऑफ रेसमिक मिक्सचर। Now what do you mean by racemic mixture? रेसमिक मिक्सचर का मतलब है कि 50 इक्विमोलर आपका मिक्सचर होता है डेक्स्ट्रो और लीवो फॉर्म का। डेक्स्ट्रो फॉर्म एंड लीवो आइसोमर, यानी कि ये दोनों एनेंटियोमर्स हैं, इनका 50-50%, यानी कि 50% डेक्स्ट्रो है, 50% आपका लीवो है। या आप इसके 10 मोल ले रहे हैं तो इसके भी 10 मोल लीजिए। तो आप यहाँ पे एक वर्ड याद कर लीजिए, इक्विमोलर मिक्सचर, और ये ऑप्टिकली इनएक्टिव होता है। Since carbocation being sp2 hybridized are planar, यानी कि achiral species, तो ये आपका therefore the attack of nucleophile on it from both the faces, front or near, and almost equal ease of giving 50-50 equimolar mixture of two enantiomers। मतलब समझिए रेसमिक मिक्सर बनता क्यों है? बनता इसलिए है क्योंकि यहाँ पे ये देखिए मिथाइल ग्रुप है, हाइड्रोजन है, यहाँ पे इथाइल है, और ये Br, तो ये ऑप्टिकली एक्टिव है, एसिमेट्रिक कार्बन एटम है। किराल कार्बन एटम होना चाहिए, एक किराल नहीं, किराल कार्बन एटम होना चाहिए। तो ये आपका प्लस भी हो सकता है, माइनस में भी हो सकता है, ब्रोमोब्यूटेन। फिर ये क्या हुआ, इसमें से Br नेगेटिव अलग हो गया, तो ये कार्बोकेटाइन आपका बन गया। और कार्बोकेटाइन की हाइब्रिडाइजेशन क्या होती है? sp2। इस कार्बन एटम की हाइब्रिडाइजेशन आप निकालोगे sp2, नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड 3 है, लोन पेयर एक भी नहीं, तो उससे बॉन्ड H की वैल्यू 3 आती है, और 3 किसके लिए होती है? sp2 के लिए। तो कार्बोकेटाइन आपका ये जो है sp2 हाइब्रिडाइजेशन जब भी होती है तो ये ऐसी चीजें क्या होती हैं? प्लेनर, ये ट्राइगोनल प्लेनर इनकी शेप होती है, ट्राइगोनल प्लेनर। तो ट्राइगोनल प्लेनर, यहाँ लिखा ना sp2 हाइब्रिडाइज्ड आर प्लेनर, ट्राइगोनल प्लेनर स्पीशीज, देयरफॉर अब यहाँ पे अटैक कहाँ से हो सकता है? अब ये आपकी पूरी ट्राइगोनल प्लेनर स्पीशी है, ये जो है,
अब यहाँ पे OH नेगेटिव इधर से भी अटैक कर सकता है, इधर से भी अटैक कर सकता है, क्योंकि दोनों तरफ से अटैक करने की प्रोबेबिलिटी जो है वो बराबर है। तो अगर मान लीजिए इधर से अटैक करता है तो OH कहाँ पे आ जाएगा, इस तरफ आ जाएगा कार्बन के, और अगर इधर से अटैक करता है तो OH कहाँ जाएगा, इधर आ जाएगा। तो आपका मान लेते हैं ये प्लस यानी कि डेक्स्ट्रो है और ये माइनस यानी कि लीवो है। तो यहाँ पे प्लेनर स्ट्रक्चर की वजह से कार्बोकेटाइन के आपके प्लस और माइनस ब्यूटेन टू ऑल बन गए, वो भी 50-50। और जब इक्विमोलर है ये दोनों आपके आइसोमर, तो आप इस मिक्सर को क्या कहेंगे, रेसमिक मिक्सर, इक्विमोलर मिक्सर। और ये प्रोसेस क्या कहलाएगा, रेसमाइजेशन। तो हाइड्रोलिसिस ऑफ ऑप्टिकली एक्टिव 2-bromobutane which gives रेसमिक मिक्सर। रेसमिक मिक्सर को प्लस माइनस या डीएल फॉर्म भी कह सकते हैं, या तो प्लस माइनस एक साथ लिखा हो, यहाँ पे तो देखिए या तो प्लस लिखा है तो डेक्सो है, ये माइनस है, लेकिन जब आपको रेसमिक मिक्सर मिलता है तो उसको आप प्लस माइनस से बता सकते हैं, और ये ऑप्टिकली इनएक्टिव होता है। प्लस माइनस जहां भी लिखा हो आप इसे मान के चलिए कि ये ऑप्टिकली इनएक्टिव है और रेसमिक मिक्सर है। अब अगर हम एक नटशेल में दोनों चीजें पढ़ें, जब हम टर्शरी से सेकेंडरी, सेकेंडरी से प्राइमरी और प्राइमरी से मिथाइल की तरफ जाते हैं तो SN2 की रिएक्टिविटी इंक्रीज होती है, क्योंकि सबसे तेज रिएक्टर मिथाइल एल्काइल है, इसमें स्टेरिक हिंड्रेंस 0 है। लेकिन जब हम इधर की तरफ चलते हैं तो SN1 की रिएक्टिविटी चलती है ठीक उल्टा। तो टर्शरी एल्काइलाइड सबसे ज्यादा रिएक्टिव है, मिथाइल सबसे कम, क्योंकि कार्बोकेटाइन इसका सबसे स्टेबल होता है। SN1 में हम कार्बोकेटाइन देखते हैं और SN2 में हम क्या देखते हैं, SN2 में VC कि यहाँ पे स्टेरिक हिंड्रेंस को देखा जाता है। तो ये बात ध्यान रखना, जब हम SN2 की बात करते हैं तो हम क्या चेक करते हैं, स्टेरिक हिंड्रेंस। और जब हम SN1 की बात करते हैं तो हम क्या, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन। तो ये दो चीजों के बेसिस पे यहाँ पे हम ये ऑर्डर बता सकते हैं। SN1 SN2 में अंतर क्या है, फॉलोज फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, आपका फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स है, यहाँ पे सेकंड ऑर्डर काइनेटिक्स है। SN1 दो स्टेप में होता है, ये सिंगल स्टेप में होता है SN2। इट इन्वॉल्व्स अ फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटाइन एज एन इंटरमीडिएट, और यहाँ पे ट्रांजिशन स्टेट इंटरमीडिएट। It's a monomolecular and back attack as well as front attack। तो यहाँ पे आपका बैक और फ्रंट दोनों तरफ से अटैक होता है, और रिटेंशन ऑफ इन कन्फिग्रेशन यहाँ पे होती है। बट यहाँ पे क्या होता है, इन्वर्जन ऑफ कन्फिग्रेशन। ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी यहाँ पे टर्शरी ग्रेटर देन सेकेंडरी ग्रेटर देन प्राइमरी, और यहाँ पे प्राइमरी ग्रेटर देन सेकेंडरी। और यहाँ पे ऑर्डर कितना है, 1 है आपका, और यहाँ पे ऑर्डर कितना है, 2 है। तो यहाँ ये बात ध्यान रखिएगा, ऑर्डर न्यूक्लियोफिल और इलेक्ट्रो इस पे डिपेंड करता है, तो ऑर्डर यहाँ पे आपका 2 है। तो ये बेसिक डिफरेंस है। एक यहाँ पे थोड़ा सा एक्सेप्शन समझिए कि ड्यू टू ग्रेटर स्टेबलाइजेशन ऑफ एलाइल एंड बेंजाइल कार्बोकेटाइन। तो अगर हम यहाँ पे बात करते हैं एलाइल और बेंजाइल कार्बोकेटाइंस की, तो एलाइल और बेंजाइल कार्बोकेटाइंस के अंदर यहाँ पे प्राइमरी कार्बन एटम पे हेलोजन प्रेजेंट होता है। इंटरमीडिएट ये स्टेबलाइज क्यों होते हैं, इनके कार्बोकेटाइन स्टेबलाइज क्यों होते हैं, ड्यू टू रेजोनेंस। अगर आप प्राइमरी एलाइलिक और प्राइमरी बेंजाइलिक हैलाइड लेंगे तो उनकी हायर रिएक्टिविटी होती है SN1 रिएक्शंस में। अब सवाल ये उठता है, देखिए जैसे यहाँ पे मैं एक प्राइमरी अल्काइल हैलाइड बनाता हूँ, CH3 CH2 डबल बॉन्ड CH, सिंगल बॉन्ड CH2 एंड Cl। So this is primary carbon atom। प्राइमरी कार्बन एटम पे हेलोजन अगर आपका प्रेजेंट है तो सबसे तेज रिएक्टिविटी किसकी होनी चाहिए, SN2 की। लेकिन यहाँ पे क्या होता है, जब Cl चला जाएगा तो ऐसे पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे आ जाता है। आप यहाँ देख रहे हैं कि इधर पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे डेवलप हो गया, ये वाला हेलोजन के जाने से। जब हेलोजन चला गया, पॉजिटिव चार्ज आ गया, तो ये क्या करेगा, यहाँ से इलेक्ट्रॉन पेयर इधर आ जाएगा और पॉजिटिव चार्ज कहाँ चला गया, इस कार्बन एटम में, तो रेजोनेंस हो गया। तो कॉन्जुगेटेड सिस्टम है ना, सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड।
तो प्राइमरी कार्बन एटम पे हेलोजन है, होना चाहिए SN2 रिएक्शन, लेकिन हो SN बन रहा है क्योंकि कार्बोकैटाइन से ये प्रोसीड कर रहा है। और कार्बोकैटाइन से क्यों प्रोसीड कर रहा है? क्योंकि कार्बोकैटाइन स्टेबल है, और स्टेबिलिटी की वजह क्या है? रेजोनेंस। तो जब एलाइलिक या बेंजाइलिक, व्हाट इज बेंजाइल? बेंजाइल आपने पढ़ा है, ये बेंजीन रिंग के ऊपर यहाँ पे CH2, दिस इज बेंजाइल, और यहाँ पे हेलोजन लगा दीजिए। अगर ये निकल गया तो इस कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज आएगा। अब यहाँ पे देख लीजिए, इस कार्बन एटम पे अगर पॉजिटिव चार्ज आ रहा है तो ये पॉजिटिव चार्ज जो है ये रेजोनेंस क्रिएट कर देगा, क्योंकि कॉन्जुगेशन में बेंजीन रिंग के यहाँ से पाई इलेक्ट्रॉन खींचेगा, पॉजिटिव चार्ज इधर आ गया, इधर डबल बॉन्ड आपका बन गया। अब ये यहाँ से अगर इलेक्ट्रॉन इस तरफ चलेगा तो पॉजिटिव चार्ज इधर ट्रैवल कर गया। तो आप देख सकते हैं ये ट्रैवलिंग की वजह से, रेजोनेंस की वजह से स्टेबलाइज्ड है। तो यहाँ पे भी प्राइमरी कार्बन एटम पे ही हेलोजन आपका प्रेजेंट है, बट फिर भी ये आपका SN1 नहीं SN2 देता है। सॉरी, SN2 नहीं SN1 देता है। प्राइमरी अल्काइलाइड जनरली SN1 रिएक्शन से प्रोसीड करती है, सबसे तेज रिएक्टिव होती है, बट नॉर्मल। अगर एलाइलिक और बेंजाइलिक है तो वो वहां पे स्टेबिलिटी किसकी है? वो कार्बोकैटाइन से प्रोसीड कर रही है, और कार्बोकैटाइन किस में बन रहा है? SN1 में बनता है, और SN1 के अंदर कार्बोकैटाइन आपका स्टेबल है। और ये स्टेबिलिटी की मेन वजह यहाँ पे क्या है? आपका रेजोनेंस। बस ये बात यहाँ पे ध्यान में रखिएगा। तो SN1 SN2 फिनिश्ड है।